हेलो फ्रेंड्स, बायोटॉपर्स में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आरयूएचएस बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2019 का क्वेश्चन पेपर। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने फिजिक्स का पोर्शन कवर किया था। आज की वीडियो में हम केमिस्ट्री का सेक्शन कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द मास ऑफ यूनिट सेल ऑफ सीजियम क्लोराइड कोरस्पोंड टू। आपसे पूछा गया है सीजियम क्लोराइड के एकक कोष्टिका द्रव्यमान समान है। किसके समान है? ऑप्शन ए है 1 सीजियम आयन एंड 1 क्लोरीन आयन। ऑप्शन बी है 1 सीजियम आयन एंड 6 क्लोरीन आयन। ऑप्शन सी है 4 सीजियम आयन एंड 4 क्लोरीन आयन। ऑप्शन डी है 8 सीजियम आयन एंड 1 क्लोरीन आयन। सो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 1 सीजियम आयन एंड 1 क्लोरीन आयन। ए सीजियम आयन के एक यूनिट सेल में एक सीजियम का आयन होता है और एक क्लोरीन का आयन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल इज ऑक्यूपाइड बाय कॉपर व्हेन इट क्रिस्टलाइज एज एफसीसी। आपसे पूछा गया है एकक कोशिका का कितना अंश कॉपर घेरता है जब उसका सघन एफसीसी में होता है। बेसिकली आपसे एफसीसी की एफिशिएंसी पूछी गई है, पैकिंग एफिशिएंसी। ऑप्शन ए है 100% होती है, ऑप्शन बी है 74%, ऑप्शन सी है 68%, ऑप्शन डी है 52.4%। सो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, 74% होती है। यही क्वेश्चन अगर ये होता कि बीसीसी की कितनी होती है, तो बीसीसी की 68% होती है बीसीसी। और सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की कितनी होती है? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की वो 52.4% होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग चेंज इन थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी रिप्रेजेंट आइडियल सॉल्यूशन। आपसे पूछा गया है निम्न में से कौन सा ऊष्मागति की परिवर्तन आदर्श निलयन के बनने को दर्शाता है। तो फ्रेंड्स, आइडियल सॉल्यूशन में क्या होता है? आइडियल सॉल्यूशन में डेल्टा जी की जो वैल्यू होती है वो नेगेटिव होती है, और इसमें डेल्टा हीट ऑफ मिक्सिंग भी ज़ीरो होती है, डेल्टा वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग भी ज़ीरो होती है। डेल्टा एस जो कि एंट्रोपी होती है वो क्या होती है? वो पॉजिटिव होनी चाहिए, तभी आइडियल सॉल्यूशन कहलाएगा। तो ऐसा किस ऑप्शन में है वो देख लीजिए। डेल्टा वी, ऑप्शन ए देखो, डेल्टा वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग ज़ीरो, डेल्टा हीट ऑफ मिक्सिंग ज़ीरो। तो ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा, जिसमें गिब्स फ्री एनर्जी नेगेटिव दे रखी है। अगर अदर ऑप्शंस को देखें हम, तो सभी में गिब्स फ्री एनर्जी जो है वो किसी में ज़ीरो है, किसी में पॉजिटिव है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन, इथेनॉल, मिथेनॉल, एनिलिन, नाइट्रोबेंजीन आर 80 डिग्री सेल्सियस, 65 डिग्री सेल्सियस, 184 डिग्री सेल्सियस, 212 डिग्री सेल्सियस रिस्पेक्टिवली, विच विल शो हाईएस्ट वेपर प्रेशर एट रूम टेम्परेचर। आपसे पूछा गया है, आपको कुछ ऑप्शंस दे रखी हैं, जैसे बेंजीन है, इथेनॉल है, एनिलिन है, नाइट्रोबेंजीन है। इनके बॉइलिंग पॉइंट्स दे रखे हैं और इसमें पूछा गया है कि वेपर प्रेशर सबसे ज़्यादा किसका होगा। तो वेपर प्रेशर कौन ज़्यादा लगाएगा? जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। तो इसमें से बॉइलिंग पॉइंट भी दे रखी है, बॉइलिंग पॉइंट कम किसका है इनमें से? 65 डिग्री सेल्सियस, ये मिथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट है। तो इसमें राइट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, इसका वेपर प्रेशर जो होगा वो सबसे ज़्यादा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, एग्जैक्टली 1 ग्राम ऑफ यूरिया डिजोल्व इन 75 ग्राम ऑफ वाटर गिव अ सॉल्यूशन दैट बॉइल्स एट 101.114 डिग्री सेल्सियस। द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ यूरिया इज 60.1, वट इज केबी फॉर वाटर। आपसे पूछा गया है जब 1 ग्राम यूरिया को 75 ग्राम जल में घोला जाता है तब विलयन का क्वथनांक 100.0114 डिग्री होता है। यूरिया का आणविक भार 60.1 होता है। जल का केबी क्या होगा? ऑप्शन ए है 0.114, ऑप्शन बी है 100, ऑप्शन सी है 0.513, ऑप्शन डी है 0.222। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, 0.513। इसको कैसे सॉल्व करना है? आपको फॉर्मूला लगाना है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का।
डेल्टा टी बी इक्वल्स टू क्या होता है, के बी इंटू मोलैलिटी। ये फॉर्मूला लगाओगे आप, वैल्यूज पुट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। मैं दिखा भी देता हूँ इसको कैसे सॉल्व करना है, चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा इसका सॉल्यूशन, देख लीजिए आप। यहाँ पे डेल्टा टीबी की वैल्यू आपको गिवन थी, यूरिया का मास दे रखा था, वाटर का भी मास दे रखा था, आपको डेल्टा टीबी का फॉर्मूला लगाना था और आपको आंसर आ जाता। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 0.513। ये वाला ऑप्शन आंसर आपका आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, फॉर द रिएक्शन, ये रिएक्शन दे रखी है आपको, के की वैल्यू दे रखी है एट 298 केल्विन पे, अनदर के की वैल्यू दे रखी है एट 333 केल्विन पे। व्हाट इज द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। आपसे एक्टिवेशन एनर्जी पूछा है, एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है आपको, मतलब इस अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा क्या होगी। आपको सक्रियण ऊर्जा निकालनी है। ऑप्शन ए है 2.12 किलो कैलोरी, ऑप्शन बी है 212 किलो कैलोरी, ऑप्शन सी है 21.2 किलो कैलोरी, ऑप्शन डी है 21200 किलो कैलोरी। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, 21.2 किलो कैलोरी। आपको कैसे सॉल्व करना है इसको, आपको एक्टिवेशन एनर्जी का फॉर्मूला लगाना है, लॉग K2 अपॉन K1 वाला। आइए देखते हैं। तो दोस्तों, ये फॉर्मूला लगाना है आपको, K2 अपॉन K1 इक्वल्स टू EA अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। तो वैल्यूज़ लगानी है, K2 की वैल्यू दे रखी ही थी, K1 की भी वैल्यू दे रखी है, एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है। यहाँ पे R जो है उसकी वैल्यू कैलोरीज में रखनी है, क्योंकि हमें किलो कैलोरी में आंसर निकालना है। जब एक्टिवेशन एनर्जी की आप वैल्यू निकालोगे तो आपका आंसर 21.2 किलो कैलोरी आ जाएगा। तो आप सॉल्यूशन देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। आपसे पूछा गया है निम्न में से कौन सा तथ्य सत्य है। आपको करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। आपसे पूछा गया है, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ द रिएक्टेंट। क्या ऐसा होता है क्या। ऑप्शन बी है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी डिटरमाइंड बोथ थ्योरेटिकली एंड एक्सपेरिमेंटली। नहीं भाई, थ्योरेटिकली नहीं बता सकते हैं हम ऑर्डर को, एक्सपेरिमेंटली ही हम ऑर्डर को निकाल सकते हैं, तो ये तो स्टेटमेंट गलत हो गया। ऑप्शन सी है, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ रिएक्टेंट इन रेट लॉ इक्वेशन। ये स्टेटमेंट सही लग रहा है, क्योंकि ये बोल रहा है कि रेट लॉ इक्वेशन में जो ऑर्डर होता है, अ, जो रिएक्टेंट्स की जो पावर होती है वही उसका क्या होता है, ऑर्डर होता है। जैसे एक रेट लॉ इक्वेशन है कि R इक्वल्स टू के, ए की पावर 2, बी की पावर 3। तो इनकी जो पावर्स हैं, इनका जो सम होता है, जैसे 2 + 3, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, 5। तो यही ये इस ऑप्शन में बोल रहा है, सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स ऑफ द पावर ऑफ द रिएक्टेंट इन रेट लॉ इक्वेशन। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी को भी देख लेते हैं, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन कुड बी बोथ फ्रैक्शनल एंड होल नंबर। नहीं भाई, फ्रैक्शनल नहीं होती है मॉलिक्यूलरिटी, फ्रैक्शनल नहीं होती है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वॉल्यूम ऑफ कोलाइडल पार्टिकल Vc, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इज in a true solution Vt, the volume of suspension particle Vs can be arranged। अच्छा, आपसे इनका ऑर्डर पूछा गया है कि कोलाइडल पार्टिकल जो है जैसे Vc है, और जो सॉल्यूट पार्टिकल है, सॉल्यूशन का जो पार्टिकल है वो है Vt, और सस्पेंशन का जो पार्टिकल है वो है Vs। आपसे इनका ऑर्डर पूछा गया है साइज के हिसाब से क्या होता है। तो सबसे पहले आता है सस्पेंशन का पार्टिकल, उसके बाद आता है, इधर मैं लिख देता हूँ सही ऑर्डर, सस्पेंशन का पार्टिकल आता है, उसके बाद कोलाइडल का पार्टिकल आता है, फिर लास्ट में ट्रू सॉल्यूशन का पार्टिकल आता है। तो ये ऑर्डर जिस भी ऑप्शन में होगा वो करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं। इसमें तो इक्वल है, ए तो ऐसे ही गलत हो गया। और ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन बी देखिए,
ट्रू सॉल्यूशन इसका तो सबसे छोटा साइज होता है, ये तो वैसे ही गलत हो गया। सी देखिए, सबसे पहले सस्पेंशन का है, फिर उसके बाद कोलाइडल का है, फिर ट्रू सॉल्यूशन का है, तो ये करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, द एबिलिटी ऑफ आयन टू ब्रिंग अबाउट कोएगुलेशन ऑफ अ गिवन कोलाइड डिपेंड अपॉन। आपसे पूछा गया है कि आयंस की जो एबिलिटी होती है कोएगुलेशन की, वो किस बात पर डिपेंड करती है, मतलब स्कंदन क्षमता जो होती है आयन की, वो किस बात पर डिपेंड करती है। ऑप्शन ए है द साइज ओनली, ऑप्शन बी है द साइन ऑफ चार्ज ओनली, ऑप्शन सी है द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज अलोन, ऑप्शन डी है बोथ मैग्नीट्यूड एंड साइन ऑफ द चार्ज। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, बोथ मैग्नीट्यूड एंड साइन ऑफ चार्ज। बिकॉज जो एबिलिटी होती है आयन की, वो चार्ज के मैग्नीट्यूड और साइन पर डिपेंड करती है कि साइन पॉजिटिव है या नेगेटिव है, चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है, +2 है, +3 है, -2 है, -3 है, इस बात पे डिपेंड करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है, ई नॉट सेल की जो वैल्यू है वो दे रखी है -0.32 वोल्ट। व्हाट इज द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ Fe2+ आयन रीच व्हेन अ पीस ऑफ आयरन इज प्लेस्ड इन अ 1 मोलर जिंक सॉल्यूशन। आपसे पूछा गया है इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन पे Fe2+ आयन की जो कंसंट्रेशन है इक्विलिब्रियम पे, वो कितनी होगी। ऑप्शन ए है 1 मोलर होगी, ऑप्शन बी है 1.4 मोलर होगी, ऑप्शन सी है 1.4 इंटू 10⁻11 मोलर होगी, ऑप्शन डी है 1 इंटू 10⁻11 मोलर होगी। सो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1.4 इंटू 10⁻11 मोलर होगी, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। कैसे, बिकॉज इसमें क्या लगेगा, नर्नेस्ट इक्वेशन लगानी है आपको, और जब सॉल्व करोगे तो आपका आंसर 1.4 इंटू 10⁻11 आ जाएगा। आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट इक्वेशन क्या होती है, ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल -0.59 लॉग Fe+ की कंसंट्रेशन अपॉन जिंक प्लस की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय एन। इक्विलिब्रियम पे ई सेल जो होता है वो 0 हो जाएगा, तो ये इधर प्लस में है, इधर जाके माइनस हो जाएगा। ये पूरा टर्म, ई नॉट सेल का वैल्यू हमें दे रखी थी -0.32 वोल्ट। जिंक जो एक प्योर मेटल है, तो उसका जो कंसंट्रेशन हो जाएगी वो 1 हो जाएगी। यहाँ पे Fe2+ की जो कंसंट्रेशन आ जाएगी वो एंटी लॉग से 1.4 इंटू 10⁻11 मोल आ जाएगी। सॉल्यूशन देख लीजिए आप पूरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है, इन कंपैरिजन टू द अदर एल्केली अर्थ मेटल बेरिलियम ऑक्साइड्स आर। दूसरी क्षारीय मृदा धातु की तुलना में बेरियम के ऑक्साइड्स होते हैं, कैसे होते हैं। ऑप्शन ए है मोर एसिडिक एंड इज एम्फोटेरिक, ऑप्शन बी है मोर बेसिक एंड इज एम्फोटेरिक, ऑप्शन सी है स्ट्रॉन्ग बेस, ऑप्शन डी है न्यूट्रल। सो फ्रेंड्स ये जो बेरिलियम है ये ग्रुप सेकंड में आता है, टॉप पे आता है। इसके ग्रुप में जो आने वाले मेटल हैं जैसे बेरिलियम, कैल्शियम, बेरिलियम मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, तो ये अपने ग्रुप में टॉप पे आता है, इसलिए एनामेलस बिहेवियर शो करता है। जैसे मैग्नीशियम, कैल्शियम और स्ट्रॉन्शियम जो हैं, उनके जो ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, लेकिन ये जो बेरिलियम है ये थोड़ा एनामेलस बिहेवियर शो करता है, इसलिए इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं वो एम्फोटेरिक होते हैं। तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा, मोर एसिडिक एंड इज एम्फोटेरिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, एल्कली मेटल ऑक्साइड्स आर। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन तो अभी हमने ऊपर किया है। आपसे पूछा है क्षारीय धातु के ऑक्साइड्स होते हैं, कैसे होते हैं, कैसे नेचर के होते हैं। ऑप्शन ए है स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, ऑप्शन बी है स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, ऑप्शन सी है वीक एसिड होते हैं, ऑप्शन डी है वीक बेस होते हैं। तो कैसे होते हैं, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, स्ट्रॉन्गली बेसिक नेचर के होते हैं एल्केली मेटल के ऑक्साइड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, विच द करेक्ट रिलेशन ऑफ एटॉमिक रेडियाई। आपसे पूछा गया है निम्न के परमाणु त्रिज्या का कौन सा संबंध सत्य है। तो ऑप्शंस देख लीजिए आप। सो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, सबसे पहले पोटेशियम आएगा, फिर कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, देन लिथियम सबसे लास्ट में। ऐसा क्यों,
बिकॉज आपको पता है लेफ्ट टू राइट जाने पे जो है एटॉमिक रेडियाई घटती है, तो सबसे लेफ्ट में जो आता है वो पोटेशियम आता है, और डाउन द ग्रुप जब हम जाते हैं तो एटॉमिक रेडियाई बढ़ती है। तो इधर पोटेशियम आता है, इधर कैल्शियम, इधर सोडियम, और इधर लिथियम, इधर आता है मैग्नीशियम सेकेंड ग्रुप में। तो देख लीजिए डाउन द ग्रुप जब हम जाएंगे तो एटॉमिक रेडियाई क्या है, घटे, एटॉमिक रेडियाई बढ़ेगी, तो पोटेशियम की सबसे ज़्यादा हो जाएगी, फिर कैल्शियम की, फिर मैग्नीशियम की, सोडियम, देन लिथियम की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है द बॉन्ड एंगल ओ एन ओ इन NO2 पॉजिटिव, NO2 नेगेटिव एंड NO2 आर रिलेट्स एज। आपसे पूछा गया है इनका जो बॉन्ड एंगल है वो कैसे संबंधित है, तो आप ऑप्शन देख लीजिए। सो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, सबसे ज़्यादा NO2 पॉजिटिव का बॉन्ड एंगल होगा, फिर NO2 का होगा, देन NO2 नेगेटिव का। बिकॉज ये जो NO2 पॉजिटिव होता है इसका जो स्ट्रक्चर होता है ये लीनियर स्ट्रक्चर होता है, 180 डिग्री का इसमें एंगल होगा, देन NO2 होगा, और उसके बाद NO2 नेगेटिव। NO2 नेगेटिव का सबसे छोटा होगा बिकॉज इसके पास क्या होता है, एक लोन पेयर आने की वजह से लोन पेयर क्या करता है, इसके जो NOO ये जो बॉन्ड है इसको सप्रेस करता है, लोन पेयर नीचे की तरफ दबाता है, तो ये एंगल क्या है, कम हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन इन N2F2 इज। पूछा गया है डाई नाइट्रोजन डाईफ्लोराइड में नाइट्रोजन का संकरण क्या है। ऑप्शन ए है sp हाइब्रिडाइजेशन, ऑप्शन बी है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ऑप्शन सी है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, या ऑप्शन डी है dsp2 हाइब्रिडाइजेशन। सो फ्रेंड्स अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, नाइट्रोजन जो होता है डबल बॉन्ड के साथ, फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड के साथ, दोनों नाइट्रोजन से इस तरीके से अटैच होता है, और दोनों पे एक एक लोन पेयर होता है, कुछ इस तरीके से। हाइब्रिडाइजेशन में जो सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर को काउंट करते हैं, तो यहाँ पे एक क्या है, पाई बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ये सिग्मा बॉन्ड है, ये एक सिग्मा बॉन्ड है, एक लोन पेयर है, तो 3 टोटल जो सम आ रहा है इसका 3 आ रहा है, तो इसके हिसाब से इसकी sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है सल्फर में एग्जिस्ट इन नेचर एज। आपसे पूछा गया है सल्फर प्रकृति में किस रूप में पाया जाता है। ऑप्शन ए है S8, ऑप्शन बी है S4, ऑप्शन सी है S2, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। सो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। इन तीनों ही रूपों में सल्फर पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है द शेप ऑफ ClF3 मॉलिक्यूल इज। आपसे पूछा गया है ClF3 अणु का आकार क्या है। ऑप्शन ए है ट्रायंगुलर प्लेनर, ऑप्शन बी है लीनियर, ऑप्शन सी है टी शेप, ऑप्शन डी है पिरामिडल। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, टी शेप होती है ClF3 मॉलिक्यूल की। आइए देखते हैं कैसे। बिकॉज क्लोरीन के साथ फ्लोरीन इस तरीके से अटैच होते हैं यहाँ पे, ये ऐसे करके, और दो लोन पेयर भी होते हैं इसके पास इस तरीके से। तो आप देखोगे तो ये टी शेप की एक आकृति लेती है, इसलिए इसकी जो शेप हो जाती है वो टी शेप हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है द कॉम्प्लेक्स आयन COF6-3 एंड COCN6+3 आर, तो ये क्या होंगे। तो फ्रेंड्स जो COF6 में अगर फ्लोरीन की बात करें तो ये एक वीक फील्ड लिगेंड होता है, वीक फील्ड लिगेंड। और इसमें जो है ये साइनाइड है, CN ये एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो वीक फील्ड लिगेंड क्या करता है, ये पेयरिंग नहीं करा पाएगा इलेक्ट्रॉन्स की, जिसमें जो कोबाल्ट में जो है इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स बच जाएंगे। तो ये जो हो जाएगा ये पैरामैग्नेटिक हो जाएगा पहला वाला, और ये जो CN है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो ये पेयरिंग करा देगा इलेक्ट्रॉन की, तो इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं रहेगा, जिसकी वजह से डायमैग्नेटिक हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा देखते हैं। तो इसमें पहले पैरामैग्नेटिक देन डायमैग्नेटिक, तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ SN2 रिएक्शन ऑफ सिंपल एल्काइल हैलाइड इज। आपसे SN2 रिएक्शन में अल्काइल हैलाइड की स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछा है, क्या होता है।
ऑप्शंस देख लीजिए। तो दोस्तों SN2 रिएक्शन में जो अल्काइल हैलाइड की स्टेबिलिटी का ऑर्डर डिपेंड करता है स्टेरिक हिंड्रेंस पे। जितना ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगा उतनी ही अल्काइल हैलाइड की जो स्टेबिलिटी है वो या रिएक्टिविटी है वो कम हो जाएगी। तो मिथाइल ग्रुप की जो हिंड्रेंस होती है वो सबसे कम होती है, तो इसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। देन प्राइमरी, उसके बाद सेकेंडरी और टर्शरी। टर्शरी में क्या होता है, जैसे टर्शरी अल्काइल हैलाइड क्या होगा, जैसे ये यहाँ पे CH3, ये CH3, ये CH3 और ये यहाँ पे कुछ भी अल्काइल हैलाइड मान लिया हमने क्लोरीन है। तो ये देखिए 3 बल्की ग्रुप हैं यहाँ पे अटैच, तो इससे इसकी जो रिएक्टिविटी है वो डिक्रीज हो जाती है। तो इसका जो ऑर्डर होगा वो मिथाइल हो जाएगा पहले, फिर प्राइमरी, मिथाइल, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, रैंक द फॉलोइंग कार्बोकेटाइन इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी। आपसे पूछा गया है कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर। आपको कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है, क्या होगा। तो ऑप्शंस देख लीजिए आप। तो दोस्तों कार्बोकेटाइन की जो स्टेबिलिटी है वो डिपेंड करती है हाइपर कॉन्जुगेशन पे। जितने ज़्यादा किसी भी कंपाउंड में अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने ही ज़्यादा उसमें क्या होगी, हाइपर कॉन्जुगेशन पाई जाएगी। और जितनी हाइपर कॉन्जुगेशन ज़्यादा पाई जाएगी उतना ही वो जो कार्बोकेटाइन होगा वो स्टेबल होगा। तो आइए देखते हैं अल्फा हाइड्रोजन किस में ज़्यादा है। तो फर्स्ट वाले में अगर हम देखें, फर्स्ट वाले में अगर हम देखें तो इस पोजीशन पे एक अल्फा हाइड्रोजन होगा यहाँ पे। सेकेंड वाले में इस पोजीशन पे 2 अल्फा हाइड्रोजन होंगे और इस वाली पोजीशन पे 3 अल्फा हाइड्रोजन होंगे। थर्ड वाले में देखें तो इस पोजीशन पे एक अल्फा हाइड्रोजन होगा और इस पोजीशन पे 3 अल्फा हाइड्रोजन होंगे। तो सेकेंड वाले केस में देखें तो यहाँ पे 5 अल्फा हाइड्रोजन है, थर्ड वाले में 4 अल्फा हाइड्रोजन है और फर्स्ट वाले में एक अल्फा हाइड्रोजन है। तो इसका ऑर्डर हो जाएगा, पहले बी आएगा, देन उसके बाद सी, देन उसके बाद ए। तो इसमें ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, BCA, ऑप्शन सेकंड इसमें करेक्ट हो जाएगा, सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट फेवर SN2 रिएक्शन। तो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट क्या होते हैं, वो सॉल्वेंट जो सबस्ट्रेट के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड के कैपेबल नहीं होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाते हैं, उनको पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट कहा जाता है। और जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में कैपेबल होते हैं उनको पोलर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कहा जाता है। तो ऑप्शन ए है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट फेवर SN2 मैकेनिज्म। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ये SN2 मैकेनिज्म फॉलो करते हैं। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट फेवर SN1 मैकेनिज्म, तो ये भी सही है। आगे देखते हैं, ऑप्शन सी है वीक न्यूक्लियोफाइल फेवर SN1, सॉरी वीक न्यूक्लियोफाइल फेवर SN2 रिएक्शन। ये यहाँ पे गलत स्टेटमेंट दिया है, बिकॉज जो वीक न्यूक्लियोफाइल होता है वो SN1 मैकेनिज्म फॉलो करता है। यहाँ पे SN2 दिया गया है, तो ये गलत स्टेटमेंट हो जाएगा और हमसे यही पूछा था इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ट्रेंड ऑफ रिलेटिव एसिडिटी। आपको एसिडिटी का करेक्ट ऑर्डर बताना है, ऑप्शंस देख लीजिए। तो फ्रेंड्स इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। पहले आएगा इथाइन, फिर आएगा इथीन, फिर आएगा इथेन। बिकॉज इथाइन में क्या होता है, इथाइन की अगर हम हाइब्रिडाइजेशन देखें कार्बन की, तो sp हाइब्रिडाइजेशन होती है जिसमें 50% जो कैरेक्टर होता है वो s का होता है और 50% p। जितना s कैरेक्टर ज़्यादा होता है उतनी ही एसिडिक कैरेक्टर जो है वो बढ़ता है। तो इसमें sp हाइब्रिडाइजेशन है, इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन है और इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन पाई जाती है कार्बन की। तो इसलिए जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर होगा वो पहले जो होगा इथाइन आएगा, देन इथीन, उसके बाद इथेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, अ सेकेंडरी हैलाइड विद स्ट्रांगली बेसिक न्यूक्लियोफाइल विद हीटिंग विल प्रेफरेबली गिव। आपसे पूछा गया है एक सेकेंडरी हैलाइड को स्ट्रांगली बेसिक न्यूक्लियोफाइल के साथ हीट कराते हैं तो कौन सा प्रोडक्ट मिलता है। ऑप्शन 1 है SN1 प्रोडक्ट, ऑप्शन बी है SN2 प्रोडक्ट, ऑप्शन सी है E1 प्रोडक्ट या ऑप्शन डी है E2 प्रोडक्ट। तो फ्रेंड जब हम सेकेंडरी हैलाइड को स्ट्रांगली बेसिक मीडियम के साथ हीट करते हैं तो SN2 मैकेनिज्म ये फॉलो करता है। और SN2 मैकेनिज्म में जो होता है वो
कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन नहीं होता है तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं होता है, जिसके कारण हमें E2 प्रोडक्ट मिलता है। तो ऑप्शन डी इसमें क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन बिटवीन प्रोपीन एंड बेंजीन एट 0 डिग्री सेल्सियस इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड HF इज। आपसे पूछा गया है प्रबल अम्ल HF की उपस्थिति में 0 डिग्री सेल्सियस पर बेंजीन और प्रोपीन की अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद क्या है। तो ऑप्शन ए है एन प्रोपाइल बेंजीन, ऑप्शन बी है आइसोप्रोपाइल बेंजीन, ऑप्शन सी है प्रोपीनाइल बेंजीन, ऑप्शन डी है नो रिएक्शन। तो फ्रेंड्स ये एक फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन है, जिसमें जो हमारा प्रोपीन है वो उसमें जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन होगा। तो आप देख लीजिए इस तरीके से ये इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, इसमें CH पॉजिटिव आएगा यहाँ पे और ये CH3। इसकी जो रिएक्शन होगी वो बेंजीन के साथ होगी। तो जो प्रोडक्ट बनेगा हमारा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, बेंजीन यहाँ आएगा, CH CH3 इस तरीके से और CH3 यहाँ पे। तो ये आइसोप्रोपाइल बेंजीन इसको कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी ये वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सबस्ट्रेट डज नॉट अंडरगो रेडिली फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। आपसे पूछा गया है निम्न में से कौन सा अभिकारक फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया प्राय नहीं देता। ऑप्शन ए है टोल्यूइन, ऑप्शन बी है एनिलिन, ऑप्शन सी है नाइट्रोबेंजीन, ऑप्शन डी है बेंजोइक एसिड। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी एनिलिन। बिकॉज एनिलिन के पास क्या होते हैं, नाइट्रोजन के ऊपर इस पर लोन पेयर होते हैं, जिसके कारण ये लुईस बेस की तरह एक्ट करता है। ये रहे लोन पेयर। जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में जो लुईस एसिड होता है, जैसे मान लो ये लुईस एसिड है, तो इसके साथ ये रिएक्ट कर जाता है और एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेता है, जिसके कारण आगे रिएक्शन फर्दर प्रोसीड नहीं हो पाती है। तो इसलिए जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो एनिलिन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विल गिव 100% पैरा प्रोडक्ट व्हेन क्लोरोबेंजीन अंडरगोज। पूछा गया है निम्न में से कौन सा अभिकारक 100% पैरा उत्पाद देगा जब क्लोरोबेंजीन में इलेक्ट्रॉन्स ने ही विस्थापन अभिक्रिया हो। ऑप्शन ए है क्लोरीनेशन, ऑप्शन बी है ब्रोमिनेशन, ऑप्शन सी है नाइट्रेशन, ऑप्शन डी है सल्फोनेशन। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में 100% पैरा प्रोडक्ट मिलेगा। बिकॉज जब भी हम क्लोरोबेंजीन की फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन सॉरी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराते हैं तो हमें दो प्रोडक्ट मिलते हैं, एक ऑर्थो और एक पैरा। तो इसमें हमें 100% जो है वो क्या मिलेगा, पैरा प्रोडक्ट मिलेगा, 100% पैरा। बिकॉज जो ऑर्थो प्रोडक्ट होगा, क्योंकि ये जो सल्फोनिक एसिड होता है ये काफ़ी बल्की ग्रुप होता है, SO3H। ये काफ़ी बल्की ग्रुप होता है जिसकी वजह से अगर ये ऑर्थो पोजीशन पे गया तो इसमें हिंड्रेंस होगी और ये जो प्रोडक्ट है वो स्टेबल नहीं हो पाएगा, इसलिए ये प्रोडक्ट यहाँ पे नहीं बनेगा। तो जो मेजर प्रोडक्ट इसमें बनेगा 100% वो क्या होगा, पैरा प्रोडक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड कंटेन एरोमेट्रिक रिंग इन इट्स साइड चेन। पूछा गया है निम्न में से किस अमीनो एसिड के पक्ष श्रृंखला में एरोमेटिक रिंग होती है। ऑप्शन ए है हिस्टिडीन, ऑप्शन बी है लाइसिन, ऑप्शन सी है एस्पार्टिक एसिड, ऑप्शन डी है ट्रिप्टोफैन। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ट्रिप्टोफैन जो है उसमें एक एरोमेटिक रिंग पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड फाउंड इन प्रोटीन विल नॉट रिएक्ट विद निनहाइड्रीन टू गिव इंटेंस पर्पल कलर एनायन विद वेवलेंथ वैल्यू ऑफ 570 नैनोमीटर। आपसे पूछा गया है निम्न से प्रोटीन में उपस्थित कौन सा अमीनो एसिड निनहाइड्रीन से अभिक्रिया कर गहरे नीले रंग का ऋणावेश जिसका लैम्डा मैक्स मान 5 सेंटी नैनोमीटर नहीं बनता है। ऑप्शन ए है
हिस्टिडीन, ऑप्शन बी है प्रोलीन, ऑप्शन सी है फिनाइलएनिलीन, ऑप्शन डी है आइसोल्यूसिन। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी प्रोलीन। इसको आपको एज इट इज़ याद रख लेना है। ये जो प्रोलीन होता है ये निन हाइड्रीन से रिएक्ट करके पर्पल कलर नहीं देता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है व्हाट इज द इनिशियल कोडॉन फॉर ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन का प्रारंभिक कोडॉन क्या है। दोस्तों ये क्वेश्चन आपका बायो से रिलेटेड है, बायो में भी पूछा जाता है, ये केमिस्ट्री में भी पूछ लिया गया है। ऑप्शन ए है यू ए ए, ऑप्शन बी है यू ए जी, ऑप्शन सी है ए यू जी, ऑप्शन डी है यू जी ए। आपने बायो में इसको पढ़ा होगा। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी ए यू जी जो होता है वो स्टार्ट कोडॉन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। पूछा गया है बेकेलाइट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फिनॉल व्हेन इट इज रिएक्ट विद। तो क्वेश्चन है फिनॉल किस यौगिक से अभिक्रिया के बाद बेकेलाइट बनता है। ऑप्शन ए है HCHO, ऑप्शन बी है CH3CHO, ऑप्शन सी है CH3COCH3, ऑप्शन सी है C डबल बॉन्ड OH होल ट्वाइस। तो फ्रेंड्स बेकेलाइट जो होता है वो फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर होता है, जो कि जब फिनॉल जब फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्ट करता है तब बनता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए HCHO फॉर्मल्डिहाइड।